नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 4 प्राणी जगत। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार: प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जन्म तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। संगठन के स्तर: यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोष्ठीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रोइड कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए उसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचक तंत्र में एक ही बाह्यद्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्यद्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है। उदाहरण के लिए धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। आइए सममित के बारे में पढ़ें। प्राणी को सममित के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरिसममित कहते हैं। सिलेंट्रोइड, टिनोफोर तथा इकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममित होती है, जैसा कि चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। आइए द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन के बारे में पढ़ें। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रोइड। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म होता है, त्रिकोरिकी कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से रज्जुकी तक। चित्र 4.2 में दिखाया गया है। आइए प्रगुहा के बारे में पढ़ें। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को व्यय गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुहीकृत प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनिलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट तथा कार्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूटगुहिक कहते हैं, जैसे एस्केल्मेंथेस। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहिक कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है। आइए खंडी भवन सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ें। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। पृष्ठरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। शालाकी सूपी पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कार्डेट कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी नॉन कार्डेट कहते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिनका वर्णन इस अध्याय में शेष भाग में किया गया है। संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों में सामान्यतः स्पंज कहते हैं, सामान्यतः लवड़ी एवं असममित होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र आस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह सस्ता रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्थित करती हैं। कोशिकाएं में पाचन होता है। अंतराकोश की कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, जिनमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा पाई जाती है। उदाहरण साइकन, स्पॉन्जिला तथा यूस्पिंजिया। आइए संघ सिलेंट्रेटा नाइडेरिया के बारे में पढ़ें। ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थायी और अथवा मुक्त रहने वाले सममित प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या नीमोटोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक, स्थिरक, रक्षा तथा शिकार
पकड़ने में सहायक हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकी होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है, जैसे प्रवाल, कोरल। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा। मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है, जैसे ओलेरिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया, जिनमें दो पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उन्हें पीढ़ी एकांतरण होता है, जैसे ओबेलिया में। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया, एडमसिया, पेंट्यूला, गोनिया, तक्ष तथा मेंडरेना। आइए संघ टेनिफोर के बारे में पढ़े। टेनिफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी हरी समृद्ध द्विकुलिक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बार पक्षमाभी कंकल टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतराकोशिकी द्वारा दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति टीनोफोर की मुख्य विशेषता है नर एवं मादा अलग नहीं होते। जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। आइए संघ प्लेटिहेल्मिन्थीस के बारे में अर्थात चपटे कृमि के बारे में पढ़ें। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप में चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। कुछ चपटकृमि खाद्य पदार्थों को परपोषित से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेरेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया, जिन्हें फिताकृमि कहते हैं, और फिसियोला अर्थात पर्णकृमि। आइए संघ एस्केल्मिन्थीज अर्थात गोल कृमि के बारे में पढ़ें। एस्केल्मिन्थीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी, जलीय अथवा जलस्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणक तथा कूट प्रगवी प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है, जैसा कि चित्र 4.10 में ये दिखाया गया है। नर तथा मादा होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण स्केरिस अर्थात गोल कृमि, उचेरिया, फाइलेरिया कृमि तथा एनसाइलोस्टोमा अर्थात अंकुश कृमि। संघ एनिलिडा के बारे में पढ़ते हैं। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये त्रिकोणिक क्रमिक पुनरावृत्त विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर तथा स्पष्ट खंड तथा विखंडन में बटा होता है, जैसे लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म बल है, इसीलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं। जैसा चित्र 4.11 में दर्शाया गया है। इन प्राणियों में अर्धार्ध तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायक करती हैं। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद, उपांग, पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद पर संचरण तंतु उपस्थित होता है। वृक्कक एक वचन नेफ्रिडियम परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी कोशिकाएं एक वचन गैंग्लियोन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, लेकिन केचुए तथा जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटिमा तथा हिरुडोरिनेरिया। आइए आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ें। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट्स भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है, जैसा कि चित्र 4.1 में चित्र 4.12 में दिखाया गया है। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। इसमें संधियुक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंखलाएं, नेत्र, संतुलन पुटी उपस्थित होते हैं। उत्सर्जी मैलपी की नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं, जैसा कि चित्र 4.12 में दिखाया गया है। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस अर्थात मधुमक्खी व बाम्बिक्स रेशम कीट, लेसिफियर लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफलीज, क्यूलेक्स तथा एडिस अर्थात मच्छर, यूथफीड लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म, लिमुनस, राज करकट, किंग क्रेब आदि। संघ मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी कहलाते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवड़ी एवं अलवड़ी तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की तथा प्रगुही प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर, पेशीपात तथा एक अंग अंतरंग कुकुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं, जिसमें पग के समान क्लोम पाए जाते हैं जो शोषण एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा अर्थात रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा द्वारा होता है। उदाहरण पाइला, पिंक टाडा, सीपिया इत्यादि। आइए संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़े अर्थात सूर्ययुक्त प्राणी कहलाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। ये जैसा चित्र 4.14 में दिखाया गया है। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरी रूप में से सममित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से
सम्मित होते हैं। ये सब त्रिकोण तथा प्रगवी प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख्य धरतल एवं मलद्वार पृष्ठतल पर होता है। जल संवहन तंत्र इसकी विशेषता है जो चलन तथा भोजन पकड़ने में तथा शोषण में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण के लिए स्टेरियस, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुमेरिया तथा ओफ्यूरा। आइए संघ हेमिकार्डेटा के बारे में पढ़ें। इन्हें हेमिकार्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अभी इसे अरुरज्जुकियों में एक अलग संघ से के रूप में रखा गया है। हेमिकार्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जिसे पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित त्रिकोणीय तथा प्रगवी प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शून्य तथा कॉलर एवं लंबे वक्ष में विभाजित होता है। प्रसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। सूचन क्लोन द्वारा होता है तथा शून्य ग्रंथि इससे उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण वेलेनोग्लोलसस तथा सैक्लोगोलसस। आइए संकार्डेटा अर्थात रज्जुकी के बारे में पढ़ें। कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित कृष्णिक्रोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सम्मिलित त्रिकोणीय तथा प्रगवी प्राणी है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पश्च पृष्ठ तथा बंद प्रसंचरण तंत्र होता है। 4.1 अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है। जैसा आप इसे देख सकते हैं, रज्जुकी तथा रुचिकी के बारे की तुलना की गई है। संकार्डेटा तीन उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकार्डेटा तथा वर्डिबेटा। उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सेफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी है। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकार्डेटा का एसिडिया सेल्पा डोलियोलम और सेफेलोकार्डेटा का उदाहरण है ब्रैंकियोस्टमा। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अथवा अवयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिर अथवा उपास्थिर में मेरुदंड से में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पख या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है, जैसा आप ये चित्र देख सकते हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिर होता है। प्रसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन तथा मिक्सेन। आइए वर्ग कॉन्डिक्स्थीज के बारे में पढ़ें। यह धारारेखी शरीर के समुद्री प्राणी है तथा इसका अंत कंकाल उपास्थि है। मुख आधार पर स्थित होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रक्षद से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टभाव सल्क युक्त होती है। पट्टभाव दांत पट्टभाव सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियाँ हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक कालीन तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ 2 विद्युत अंग होते हैं तथा कुछ विषदंश होते हैं। ये सब असमतापी हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रेणीपक को अलैंगिक पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए स्कालियोडोन, प्रिस्टिस, कॉर्केरोडोन, ट्राइगोन इत्यादि। वर्ग ओस्टिकथीज के बारे में पढ़ते हैं। इस वर्ग की मछलियाँ लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनका अंत कंकाल अस्थिर होता है। इनका शरीर धारारेखित होता है। मुख्य अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इसमें 4 जोड़ी क्रोम छिद्र दोनों ओर प्रक्षद में से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्सोएड टिनोयोड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए समुद्री एक्सोसिटस और हिपोकैम्पस, अलवड़ीय बिलो, कतला, क्लेरियस, एकोरियम बेटा, पेट्रोप्सियम। आइए वर्ग एम्फीबिया के बारे में पढ़े। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक में एम्फी अर्थात 2 + बायोस बराबर जीवन की उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश 2 जोड़ी पैर होते हैं। सिर शरीर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, और जो बाहर खुलता है श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह असमतापी प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। यह उत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण बूफो और
टिग्रिना इत्यादि हैं। वर्ग सरीसृप के बारे में पढ़े हैं। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है, जो 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण किलोन, टेस्ट्यूडो इत्यादि आप उदाहरण देख सकते हैं। आइए वर्ग एवीज अर्थात पक्षी के बारे में पढ़े। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में समानता सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायु कोष युक्त होती है। इनमें पाचन पथ में सहायक संरचना कराव तथा पेशड़ी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी होते हैं अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण कार्वस, कोलुम्बा, सिटिकुला इत्यादि। वर्ग स्तनधारी के बारे में। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। दो जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत 2 रसूलों की ग्रंथियां में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण अंडज, ऑर्थियोफ्रिंक्स, जरायुज, मैक्रोपस, टेरोपस, कैमिलस, मकाका इत्यादि। जैसा कि आप देख सकते हैं अध्याय खत्म हो गया है। जल्दी हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।